हाँ तो दोस्तों, हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। हमने कंप्लीट कर लिया था डीसी फैक्टर में कुछ क्वेश्चंस। जैसे कि हमने क्या कंप्लीट किया था, हमने कंप्लीट किया था तरंग क्या होती है, और आपको मैंने बता दिया था तरंग क्या होती है। ऊर्जा का जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होने के कारण जो विक्षोभ यानी कि डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है, उसी को क्या नाम दे दिया जाता है, तरंग नाम दे दिया जाता है। और जो तरंग होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक होती है यांत्रिक तरंग और एक होती है विद्युत चुंबकीय तरंग। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यांत्रिक तरंग होती हैं जिनको माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, और ये जो होती हैं माध्यम के लिए ध्वनि मतलब इसके लिए ठोस, द्रव और गैस का प्रयोग करती हैं। एग्जाम्पल के लिए ध्वनि, जल और भूकंपीय तरंगें। और आपको एक और चीज़ बताई थी कि यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं अनुप्रस्थ तरंगें और एक होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगें। अनुप्रस्थ तरंगें जो होती हैं उनके कण जो होते हैं वो जो तरंग की संचरण की दिशा होती है उसके लंबवत गति करते हैं, जबकि अनुदैर्ध्य तरंगों में तरंग की संचरण की दिशा के समानांतर जो कण गति करते हैं तो वो अनुदैर्ध्य तरंगें कहलाती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद एक चीज़ और मैंने बताई थी कि तरंग का संचरण जो होता है वो माध्यम के दो गुणों पर निर्भर करता है। पहला गुण है माध्यम की प्रत्यास्थता और दूसरा गुण है माध्यम का जड़त्व। फिर उसके बाद मैंने अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में बताया था। अनुप्रस्थ तरंगें जो उत्पन्न की जाती हैं वो या ठोस पदार्थों से उत्पन्न की जाती हैं, या तनाव युक्त डोरियों से, या फिर द्रव के पृष्ठ से उत्पन्न की जाती हैं। इसके एग्जाम्पल में मैंने आपको जल और भूकंपीय तरंगें बताई थी, और इसमें ध्रुवण परिघटना होती है, ये भी मैंने आपको बताया था। अच्छा, अनुप्रस्थ तरंगों का एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहो तो आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल एक और लिख सकते हो, प्रकाश तरंग। क्योंकि प्रकाश तरंग में क्या होता है, प्रकाश का आप जब पढ़ोगे तो प्रकाश में देखोगे प्रकाश का डुअल नेचर होता है। प्रकाश कणों के माध्यम में यानी कि फोटोन के रूप में भी गति करता है, और प्रकाश वेव्स के माध्यम में भी गति करता है, तरंग के रूप में भी गति करता है। तो प्रकाश का डुअल नेचर होता है, या तो वो कणिका रूप में यानी कि फोटोन के रूप में गति करता है, फोटोन, या किसके रूप में गति करता है वो या फिर वेव्स के रूप में यानी कि तरंग के रूप में गति करता है। तो जिस भी रूप में वो गति करता है वही क्या कहलाता है, उसका अनुप्रस्थ तरंग मतलब ये इसका नेचर कहलाता है। और अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गति करता है जब ये तरंग की भांति बिहेव करता है, तो अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गति करता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। और आपको पता है इसमें माध्यम के जो कण होते हैं वो कैसे गति करते हैं। जैसे मान लो इस दिशा में आपकी तरंग जा रही है, किस दिशा में आपकी तरंग जा रही है, इस दिशा में, इस दिशा में आपकी तरंग जा रही है। तो माध्यम का कण मान लो ये है, तो ये माध्यम का कण जो होगा वो क्या करेगा, इसके समानांतर गति करेगा। ठीक है, इसके ऐसे ऐसे समानांतर गति करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगों में ध्रुवण की घटना नहीं होती है। अब उसके बाद देखते हैं कंपन की कला क्या होती है। ठीक है, यहाँ से आपकी क्लास स्टार्ट होती है। कंपन की कला आखिरकार होती क्या है ये आपको जानना जरूरी है। ये तरंग का ही एक विशेषता है कंपन की कला। जब कंपन करते हुए बिंदु की किसी क्षण पर स्थिति और गति की दिशा जो होती है उसे क्या बोलते हैं, अपन उसे बोलते हैं कंपन की कला। देखो आपकी तरंग इस तरफ जा रही है, तरंग की गति किस तरफ हो रही है, इस तरफ हो रही है या इस साइड जा रही है। ठीक है, आपका जो कण है वो यहाँ पर स्थित है। क्या है, कण यहाँ पर स्थित है। चलिए इसका कलर चेंज करके आपको कण बताते हैं। तो आपका कण ये यहाँ पर स्थित है। अब ये जो कण है ये क्या करेगा, या तो ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, या नीचे की ओर जाएगा। तो एक स्थिति ऐसी होगी जिस क्षण में, मतलब जिस पल में या जिस सेकंड में आप इसकी स्थिति नापोगे, तो मान लो यहाँ पे ये कण आपको दिखाई दे रहा है, तो ये जो है इसकी क्या कहलाएगी, इसकी कंपन की कला कहलाएगी, कंपन की कला। तो अब जब कंपन करते हुए कण क्या करता है, या तो ऊपर जाता है या नीचे जाता है, या फिर अनुदैर्ध्य तरंगों में देखें तो आगे जाता है या पीछे जाता है। दो तरीके से कंपन होता है, या तो तरंग के संचरण के लंबवत गति करेगा जिसे अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं, या तरंग की संचरण की दिशा के समानांतर गति करेगा जिसे अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं। अब ये जो कंपन कर रहा है, तो या तो ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। ये एग्जांपल दे रहा हूं अनुप्रस्थ तरंग का। ठीक है, तो ऊपर की तरफ जब जाएगा तब नीचे की ओर इशारा करेगा, भैया हम नीचे की ओर जाएंगे। अब
तो उसकी गति की दिशा को भी दर्शाएगा। तो ये क्या होता है, जब कण क्या करता है, गति करते हुए या फिर उसकी स्थिति को दर्शाता है। यहाँ पे कण है और ये ऊपर की ओर जाने का इशारा कर रहा है, या फिर इस क्षण में इसकी स्थिति क्या है, ऊपर की ओर है। तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कंपन की कला, कि कंपन की कला क्या है, ठीक है, फेस ऑफ वाइब्रेशन क्या है, ठीक है, इसको बोलते हैं कंपन की कला। अब उसके बाद आते हैं आयाम पर। आयाम क्या होता है, आपको मैंने सीधी सीधी बात बताई थी कि आयाम क्या होता है, जब हम तरंगों को इस तरीके से निरूपित करते हैं, किस तरीके से, ऐसे करके, कलर चेंज करने, ऐसे करके जब निरूपित करते हैं तो इसमें क्या होता है, अपन को ऐसे करके ऐसे तरंग बनानी पड़ती है। तरंग जब बनाते हैं तो अधिकतम ऊपर की ओर कंपन या फिर अधिकतम नीचे की ओर जाना किसी भी कण का। तो माध्य स्थिति से एक ओर की अधिकतम विस्थापन, या तो ऊपर का अधिकतम विस्थापन नाप लो या नीचे का अधिकतम विस्थापन नाप लो, ये हो गई माध्य स्थिति। और माध्य स्थिति से अधिकतम ऊपर या अधिकतम नीचे किसी भी दिशा में एक ओर का अधिकतम विस्थापन अगर हम नाप लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आयाम। क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। और आयाम को ए से प्रदर्शित किया जाता है और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक होता है मीटर। ठीक है, 3 नंबर में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप लिख सकते हो। अब उसके बाद एक प्रश्न आता है आपका आवर्तकाल। आपको मैंने बताया था कि भैया क्या होता है, जब माध्यम के कण तरंग की दिशा के या फिर लंबवत गति करते हैं या फिर समानांतर गति करते हैं तो वो कंपन करते हैं। अब जब कंपन करते हैं तो ये कण जो है वो यहाँ की ओर जाएगा, एक बार यहाँ पे जाएगा, फिर उसके बाद नीचे की ओर जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर उसके बाद अपनी माध्य स्थिति पे यानी कि यहाँ पे दोबारा से आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक कंपन हो गया इस कण का। क्या हो गया, ये एक कंपन हो गया कि नहीं हो गया, एक कंपन हो गया एक कण का। यानी कि ये कण एक बार ऊपर गया, फिर उसके बाद नीचे गया, फिर उसके बाद अपनी माध्य स्थिति में आ गया, तो ये क्या कहलाया, इसका एक कंपन कहलाया। और इस एक कंपन को पूरा करने में कितना समय लगेगा, कोई ना कोई समय तो लगेगा। इस एक कंपन को पूरा करने में कोई ना कोई समय तो लगेगा ना। तो ये जो समय लगेगा उसे ही बोलते हैं आवर्तकाल। यानी कि बिंदु द्वारा, बिंदु को यहाँ पे कण मान लीजिए, कण बोलते हैं, बिंदु से नापते हैं क्योंकि बिंदु आकार का होता है इसलिए। तो बिंदु द्वारा एक कंपन पूर्ण करने में कितना समय लगता है उसे ही क्या बोलते हैं, आवर्तकाल बोलते हैं। इसका प्रदर्शन अपन काय से करते हैं, तो इसका प्रदर्शन हम टी से करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। और इसका एसआई मात्रक होता है सेकंड। तो आपको आयाम पता चला, आवर्तकाल पता चला, अब पता चलेगा आवृत्ति। अब देखो मैंने आपको बताया कि भैया कंपन करता है कोई भी कण, ऐसे करके बताया कि भैया कंपन करता है कोई भी कण। कण कंपन करता है तो यहाँ पे ऊपर की ओर जाएगा, फिर नीचे की ओर आएगा, फिर अपनी माध्य स्थिति में दोबारा आएगा, एक बार ऊपर, फिर वहीं से नीचे, फिर उसके बाद अपनी माध्य स्थिति में। तो ये एक कंपन कंप्लीट हुआ। अब एक कंपन को कंप्लीट करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। लेकिन एक सेकंड में कितने कंपन करता है, कितने कंपन करता है। कोई कण होता है जो एक सेकंड में, किसी तरंग में कोई कण होता है जो एक सेकंड में ज्यादा कंपन कर लेता है, कोई कम कंपन कर पाता है। तो एक सेकंड में कितने कंपन करता है वही क्या कहलाती है, उसकी आवृत्ति कहलाती है। किसकी आवृत्ति कहलाती है, उस तरंग की आवृत्ति कहलाती है जिसके कारण वो कण गति कर रहा है या फिर कंपन कर रहा है। तो आप देखोगे कि आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति वास्तविकता में एक सेकंड में कंपन की संख्या होती है, यानी कि एक सेकंड में कितने कंपन किए जा रहे हैं। इसको काय से दर्शाते हैं, तो इसको एफ से दर्शाते हैं, या फिर इसको एक और साइन से दर्शा सकते हैं, इसको सी से भी दर्शाते हैं। किससे भी दर्शाते हैं, सी से भी दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, सी से भी दर्शाते हैं। ठीक है, और इसका एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज। हर्ट्ज नाम के एक व्यक्ति थे, उनके सम्मान में ये जो है एसआई मात्रक इनका हर्ट्ज रखा गया है। अब आते हैं
तरंग दैर्घ्य पर, और ये आपको अच्छी तरीके से पता है कि दो क्रमागत सुरंगों और दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। दो क्रमागत संघ ले लो या फिर दो क्रमागत गर्त ले लो, उन दोनों के बीच की दूरी ही तरंग दैर्घ्य कहलाती है, और इसका प्रदर्शन लैम्डा से होता है, और ये जो है इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। आपको ये चीज पता है, किसी की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, किसी की तरंग दैर्घ्य कम होती है। अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं तरंग की चाल पर। तरंग की चाल क्या होती है, तो होता क्या है, तरंग जो है क्या करती है, एक दूरी तय करती है। तरंग यहां से चलेगी, तरंग यानी कि ऊर्जा का संचरण के कारण उत्पन्न विक्षोभ, यहां से चलेगी और एक दूसरी जगह पे जाएगी तो कोई ना कोई दूरी तय करेगी। दूरी तय करेगी तो अपन को पता है कि भैया 1 सेकंड में कोई ना कोई दूरी तय की जाएगी, कोई ना कोई दूरी तय की जाएगी। मान लो 1 सेकंड में 10 मीटर दूरी तय कर रही है, ठीक है, तो 1 सेकंड में 10 मीटर दूरी तय कर रही है। तो हम किसी भी वस्तु की चाल कैसे निकालते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय होती है, दूरी बटे समय होती है, यही होता है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी कितनी तय की है इसने, 10 मीटर तय की है, समय कितना लिया है, 1 सेकंड लिया है, तो 1 सेकंड में 10 मीटर दूरी तय की है, यही क्या हो गई, इसकी चाल हो गई। कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड हो गई, इसकी 10 मीटर पर सेकंड हो गई। तो इसकी चाल क्या हो गई, 10 मीटर पर सेकंड हो गई। यानी कि तरंग द्वारा एकांक समय में, एकांक समय यानी कि 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की जाती है, वही क्या कहलाती है, तरंग की चाल कहलाती है। और ये जो तरंग की चाल होती है, आप याद रखिएगा, ये तरंग की चाल माध्यम बदलने पर बदल जाती है। क्यों बदल जाती है माध्यम बदलने पर, माध्यम बदलने पर तरंग की चाल इसलिए बदल जाती है क्योंकि तरंग का जो वेवलेंथ होती है, यानी कि तरंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है, वो बदल जाती है माध्यम के साथ। जैसे मान लो आपकी तरंग ऐसे ऐसे जा रही थी, ऐसे ऐसे जा रही थी, और ये चल रही थी हवा में। किस में चल रही थी, हवा में चल रही थी, ठीक है, हवा में चल रही थी। अब अचानक से यहां पे क्या आ गया, अचानक से यहां पे आ गया पानी, क्या आ गया, पानी आ गया। अब यहां पे अचानक से पानी आ गया तो आपकी तरंग जो है वो ऐसी हो गई। अब क्या हुआ, आप देखो, दो क्रमागत सुरंगों के बीच की जो दूरी होती है वो क्या थी, यहां पे कम थी, क्या थी, कम थी, कम थी, और यहां पे दो क्रमागत सुरंगों के बीच की दूरी जो है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। बढ़ गई है कि नहीं बढ़ गई है, और जब बढ़ गई है तो इसका मतलब क्या है, यहां की तरंग दैर्घ्य कम है। क्या है तरंग दैर्घ्य, लैम्डा कम है, कम है कि नहीं है, बोलोगे हाँ। यहां पे लैम्डा क्या है, अधिक है। अब जब लैम्डा बदल रहा है इसका मतलब क्या है, लैम्डा अगर बदल रहा है इसका मतलब सीधा सीधा है कि तरंग दैर्घ्य जो है बढ़ रही है, और तरंग दैर्घ्य जब भी चेंज होती है तो आपकी स्पीड जो है उस पे अंतर आता है, ठीक है। अगर तरंग दैर्घ्य बढ़ जाती है तो स्पीड घट जाती है, और तरंग दैर्घ्य घट जाती है तो स्पीड बढ़ जाती है। एक बात याद रखिएगा, तो यहां पे क्या हो रहा है, आपका हवा से जल में जा रही है तो तरंग दैर्घ्य क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी कि स्पीड क्या होगी, स्पीड यानी कि तरंग की चाल क्या होगी, तो कम हो जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया आपको कि तरंग दैर्घ्य जब भी बढ़ती है तो क्या होती है, स्पीड घटती है। यानी कि स्पीड यानी कि v स्पीड से नाप दें, वेलोसिटी से, ठीक है, v से, या फिर ऐसे करके v वाला बना दो, ठीक है, जो भी नापना हो v से नाप लेते हैं, इज इक्वल टू 1/λ रख दे इसको। यानी कि लैम्डा अगर जब भी बढ़ता है तो क्या होती है, स्पीड घटती है, और लैम्डा अगर घटता है तो स्पीड बढ़ती है। ये आपको रिलेशन समझ में आया। तो आपको ये याद रखना है कि तरंग जब भी चलती है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ये उसकी क्या होती है, तरंग दैर्घ्य बदलती है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, जब आपकी तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी तरंग दैर्घ्य तो बदल जाती है, लेकिन उसकी आवृत्ति कभी भी नहीं बदलती। आवृत्ति क्या होती है, 1 सेकंड में कणों द्वारा किया गया कंपन, और ये कणों द्वारा जो कंपन किया जाता है वो कभी भी बदलता नहीं है। 1 सेकंड में उतना ही कंपन करेंगे जितना पहले कर रहे थे, तो आवृत्ति कभी भी नहीं बदलती। और आपसे मेंस में एक प्रश्न पूछा गया था 3 नंबर में पिछले ही साल। क्या प्रश्न पूछा गया था कि प्रकाश तरंग जो है,
प्रकाश तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, माध्यम परिवर्तन करती है, माध्यम परिवर्तन करती है, तो क्या असर पड़ता है उसकी आवृत्ति पर? कैसे ही क्वेश्चन पूछा था ना, आवृत्ति पर क्या असर पड़ता है, यही क्वेश्चन पूछा था। उसकी तरंग दैर्घ्य पर क्या असर पड़ता है, ये पूछा था। और उसके अलावा क्या पूछा था कि उसकी चाल पर क्या असर पड़ता है। तो आपका आंसर क्या होता, आपका आंसर होता कोई भी तरंग हो, प्रकाश तरंग हो, ध्वनि तरंग हो, कोई भी तरंग हो, उसमें यही रहता है। मैंने आपको बताया तरंग में क्या अंतर पड़ता है, तो कोई भी प्रकार की तरंग आ जाए यही होगा। आवृत्ति में क्या होगा, आवृत्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये सेम रहेगी। लेकिन तरंग दैर्घ्य क्या होगी, या तो बढ़ जाएगी या फिर घट जाएगी। अगर वो सघन माध्यम में जा रही है तो तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर विरल माध्यम में जा रही है तो तरंग दैर्घ्य घट जाएगी। इस प्रकार से चीजें होती हैं। फिर उसके बाद अगर तरंग दैर्घ्य बढ़ रही है या घट रही है तो उसकी वजह से क्या होती है, चाल पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो तरंग दैर्घ्य इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चाल। तो अगर तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी या घटेगी तो चाल भी बढ़ेगी या घटेगी। तो दोनों परिवर्तित हो जाती हैं, लेकिन आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहती है। यही आपका आंसर था और ये आपको देना चाहिए था। ठीक है, अब आपको आना है ध्वनि पर। ध्वनि के बारे में मैंने आपको बताया था कि ध्वनि क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो किसके रूप में संचरण करती है, तरंग के रूप में संचरण करती है। और इसकी उत्पत्ति किसके द्वारा होती है, वस्तु के कंपन द्वारा होती है। अच्छा, ये प्रकृति में कैसी होती है, तो प्रकृति में ये अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग होती है। ये मैंने आपको बताया था, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग होती है। इसका मतलब क्या है कि ध्वनि जो है उसके कण जो होते हैं, ध्वनि की संचरण में, ध्वनि तरंग जब संचरण करती है तो जो माध्यम के कण होते हैं, अगर मान लो ये इस दिशा में संचरण कर रही है तो माध्यम के जो कण होते हैं वो किस दिशा में, इसके समानांतर कंपन करते हैं। एक बार इधर जाएगा फिर वही कण इस तरफ आ जाएगा। तो जैसे मैं बोल रहा हूं तो ये जो हवा के कण हैं वो आगे पीछे होंगे, आगे पीछे होंगे। तो ये जो कंपन कहलाता है वो कहलाता है अनुदैर्ध्य कंपन, अनुदैर्ध्य तरंग। तो इस प्रकार की तरंग आपको पता चल गई। और ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। उसके बाद आप देखो आवृत्ति के आधार पर ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं। तो आपको मैंने बताया 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है अश्रव्य तरंग, एक होती है श्रव्य और दूसरी होती है परश्रव्य तरंग। तो अश्रव्य तरंग क्या होती हैं, आपको मैंने बताया था कि भैया 20 हर्ट्ज से कम की जो तरंगें होती हैं जिनकी उत्पत्ति बड़ी वस्तुओं से होती है, जिन्हें चींटियां या फिर बरबूटे जैसे जानवर जो है, छोटे छोटे जीव जो हैं सुन सकते हैं, उसे बोलते हैं अश्रव्य तरंग। और अश्रव्य तरंग कहाँ से, जैसे भूकंप आ गया या फिर कहीं पर लैंडस्लाइड हो गया बड़ा, यहाँ पर कहीं पर बहुत दूर बादल फटा है तो उसकी आवाज जब आती है तो अश्रव्य तरंगों में आती है कहीं कहीं जगह पे। अब श्रव्य तरंगें क्या होती हैं, जो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की होती हैं, जैसे मनुष्य सुन सकता है। ये कैसी तरंगें कहलाती हैं, श्रव्य तरंगें कहलाती हैं। फिर होती हैं परश्रव्य तरंगें, वे तरंगें जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की तरंगें होती हैं और मनुष्य इन्हें नहीं सुन सकता, कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़ सुन सकते हैं। ये क्या कहलाती हैं, परश्रव्य तरंगें कहलाती हैं। ये गाल्टन सिटी से या फिर साइलेंट वेसल से उत्पन्न की जा सकती हैं। आपको ये भी चीज पता है। अब क्या होता है, अब आपको एक चीज समझने वाली है तो इसको ऑफ करके अपन पहले उस चीज को समझ लेते हैं। क्या चीज समझ लेते हैं, अपन एक चीज समझ लेते हैं। वो चीज क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो व्हाइट बोर्ड निकाल लेते हैं, व्हाइट बोर्ड पे समझना आसान रहेगा। ठीक है, चलिए। हाँ, तो आपको मैंने बताया ध्वनि के बारे में। किसके बारे में बताया, ध्वनि के बारे में। ध्वनि क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका संचरण होता है किस रूप में, संचरण किस रूप में होता है, तो संचरण होता है तरंग के रूप में। तरंग के रूप में संचरण होता है, आपको ये पता चला। और ये एक प्रकार की तरंग, कैसी तरंग है, तो यांत्रिक तरंग है। और यांत्रिक तरंगों में भी कौन सी तरंग है, तो अनुदैर्ध्य तरंग है। ये आपको पता चल गया। ठीक है, आपको ये पता चल गया, अनुदैर्ध्य तरंग है। अब जो ध्वनि होती है उसके कुछ गुण होते हैं, कुछ गुण होते हैं। क्या होते हैं,
कुछ गुण होते हैं जो आपको पता करने होते हैं। गुण को आप एक और नाम से जानते हो, अभिलक्षण। तो आपसे अगर एक प्रश्न पूछा जाए कि ध्वनि क्या है, ध्वनि के प्रमुख अभिलक्षण लिखिए, क्या आ जाए आपका क्वेश्चन? ध्वनि क्या है, ध्वनि क्या है, ध्वनि के प्रमुख अभिलक्षण लिखिए। क्या लिखिए? प्रमुख अभिलक्षण लिखिए। अगर आपको लिखने को आ जाए तो आप क्या करोगे? इसको लिख पाओगे क्या? हाँ सर लिख पाएंगे, अगर हमें अभिलक्षण पता होंगे। क्या पता होंगे? अगर हमें अभिलक्षण पता होंगे तो हम लिख पाएंगे। तो हम अभिलक्षण को पता कर लेते हैं, प्रमुख अभिलक्षण कौन कौन से हैं उसके हिसाब से अपन लिख पाएंगे। तो पहला अभिलक्षण अगर आप पता करने चलोगे तो वो कहलाएगा तारत्व। तारत्व क्या होता है? तारत्व क्या होता है और तारत्व का क्या प्रभाव पड़ता है ध्वनि पर, ये क्या अभिलक्षण शो करता है, या ध्वनि का पर तारत्व क्या होता है? तो देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि प्रत्येक तरंग की कोई ना कोई आवृत्ति होती है कि नहीं होती है, और आवृत्ति के आधार पर अपन ध्वनि को भी डिवाइड करते हैं। अब इसको देखो, डायग्रामेटिकली अलग तरीके से डिजाइन कर रहा हूं, लेकिन ये अनुप्रस्थ तरंगों में डिजाइन कर रहा हूं मैं, ठीक है? आप ये मत बोलना कि उसी तरीके से डिजाइन करो। तो इस तरीके से मान लो मैंने एक तरंग बनाई, ठीक है, और ये जो तरंग है इसमें आप देख रहे हो, तो ये जो तरंग है इसकी कोई ना कोई आवृत्ति होगी। यानी कि मान लो ये जो कण है, ये कण 1 सेकंड में कितने कंपन कर रहा है, वही क्या कहलाती है? इसकी आवृत्ति कहलाती है। कितने कंपन कर रहा है 1 सेकंड में, ठीक है? तो कितने कंपन कर रहा है भैया? जितने भी कंपन कर रहा है वो इसकी आवृत्ति कहला रही है। क्या कहला रही है? आवृत्ति कहला रही है, ठीक है? तो आवृत्ति अपन को पता चल गई। अब तारत्व क्या होता है? तारत्व जो होता है वो होता है आवृत्ति का ही प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर आपकी आवृत्ति ज्यादा है, आवृत्ति क्या है? ज्यादा है, तो क्या होगा? आपकी आवाज कैसी हो जाएगी? आवाज पतली हो जाएगी। अगर आवृत्ति कम है, क्या है? आवृत्ति कम है, तो क्या हो जाएगी? आवाज मोटी हो जाएगी। याद करो, बच्चे लोग जो होते हैं उनकी जो ध्वनि होती है उसकी आवृत्ति अधिक होती है, और जब आवृत्ति अधिक होती है तो उसके कारण क्या होता है? उनकी आवाज पतली होती है, और जब आवृत्ति अधिक होती है तो वो किसी भी चीज को बहुत जल्दी जल्दी बोल पाते हैं। जैसे अगर मैं मम्मी मम्मी बोलूं तो मैं मम्मी 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 ऐसे जल्दी जल्दी नहीं बोल पाऊंगा, पर वो उससे भी जल्दी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आवृत्ति अधिक हो जाती है और उनकी आवाज पतली होती है, और उनकी आवाज आपको तीखी भी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि उनका तारत्व जो है अधिक होता है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि तारत्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवृत्ति। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो तारत्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवृत्ति। अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो तारत्व बढ़ेगा, और आवृत्ति घटेगी तो तारत्व भी घटेगा। अब यही चीज आपको मैं यहां पे समझाने वाला हूं पूरी पीडीएफ में अलग अलग माध्यम से। सबसे पहला जो गुण आपको मैं बताने वाला हूं उसको बताऊंगा तो तीव्रता आपका जो है पता चलेगा, ठीक है? हाँ, तीव्रता ही पढ़ रहे थे ना अपन। तीव्रता नहीं पढ़ रहे थे, 1 मिनट रुकिए। हाँ, तारत्व पढ़ रहे थे, ठीक है। चलिए पहले तीव्रता देख लेते हैं। तारत्व ये वाला है, तारत्व देख ही लेंगे, ठीक है। देखो तीव्रता क्या होती है, तो तीव्रता आपको पता चलेगा कि भैया तीव्रता होती क्या है एक्चुअल में। तो देखो, जब आपकी ध्वनि आप जब बोलते हो तो कोई ना कोई एक माध्यम में एक क्षेत्रफल बना लो। ये क्षेत्रफल मैंने बना लिया, इसका जो एरिया है वो कितना है? 1 वर्ग सेंटीमीटर है या फिर 1 वर्ग मीटर है। आपकी ध्वनि यहां से चलते हुए जा रही है और यहां से चलते हुए जा रही है। और अब एकांक क्षेत्रफल में प्रति सेकंड कितनी ध्वनि ऊर्जा गुजर रही है? प्रति सेकंड मान लो कितनी ध्वनि ऊर्जा गुजर रही है? ज्यादा गुजर रही है, या फिर मान लो इसको बोलते हैं 90 डेसिबल गुजर रही है इससे,
ठीक है, तो इसको डेसिबल में नापते हैं, है ना, कितने प्रति सेकंड गुजर रही है। तो प्रति सेकंड कितनी ध्वनि ऊर्जा जो है इस एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजर रही है, वही क्या कहलाती है, इसकी तीव्रता कहलाती है। क्या कहलाती है? तीव्रता कहलाती है। क्या कहलाती है? तीव्रता कहलाती है। यानी कि एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाली ध्वनि की ऊर्जा ही क्या कहलाती है? तीव्रता कहलाती है। इसकी इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है। और अगर WHO की सुने तो WHO बोलता है कि 45 डेसिबल तक की जो ध्वनि होती है वो कैसी होती है? वो सुरक्षित ध्वनि होती है। और अगर और सुने तो बोलता है कि 90 डेसिबल से अधिक की जो ध्वनि होती है, अधिक तीव्रता की जो ध्वनि होती है, वो कैसी ध्वनि कहलाती है? वो शोर या फिर प्रदूषण कहलाती है। प्रदूषण की श्रेणी में आती है। किस श्रेणी में आती है? प्रदूषण की श्रेणी में आती है। कौन सा प्रदूषण? तो वो लोग आप ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आती है। तो यहां तक चीजें क्लियर हैं आपको? एक बार ध्यान से देख लीजिए भैया। अब देखते हैं प्रबलता। प्रबलता क्या होती है? प्रबलता एक्चुअल में एक गुण है। किसका गुण है? ध्वनि का गुण है। ये क्या बताता है कि ध्वनि कितनी मजबूत है या फिर कितनी मुलायम है। अब देखो, मैं धीरे से बोलता हूं, हेलो, हम, क्या कर रहे हो आप? तो ये जो ध्वनि आपको सुनाई दी, ये कानों की संवेदनशीलता को ग्रहण करने में, मतलब कानों को कम असर कर रही है, कानों को कम नुकसान पहुंचा रही है। वहीं अगर मैं तेज बोलना चालू कर दूं तो आपको जो लगेगा कि भैया ये तो कानों की संवेदनशीलता को हानि पहुंचा रही है। तो कोई भी ध्वनि कानों की संवेदनशीलता पर डिपेंड करती है। अगर कानों की संवेदनशीलता ध्वनि के प्रति अधिक है तो आपको जो ध्वनि है वो अधिक प्रबल सुनाई देगी। और कानों की संवेदनशीलता, याद करो, कोई खुशफुसाता है तो किसी लोगों को जल्दी याद सुनाई दे जाती है, कुछ लोगों को सुनाई नहीं देती है, क्योंकि उनके कानों की संवेदनशीलता उस ध्वनि के प्रति नहीं है, लेकिन आपकी है। तो उस प्रकार से ये जो ध्वनि होती है, ध्वनि का एक गुण होता है प्रबलता। ये कानों की संवेदनशीलता ध्वनि के प्रति जो होती है उसी को प्रबलता कहते हैं। और ये तीव्रता पर निर्भर करती है और ध्वनि तेज या धीमी इसी के कारण सुनाई देती है। अब एक बात मैं आपको बताता हूं, ये आपकी ध्वनि की मान लो तरंग है, ऐसे तरीके से डिजाइन की गई है। अगर मैं बोलूं कि भैया इस ध्वनि का जो आयाम है वो कितना है, मान लो 10 मीटर है, 10 मीटर है। और दूसरी ध्वनि एक और बना देता हूं मैं यहां पे, ठीक है, ये मैंने बना दिया यहां पे। और इसका जो आयाम लिखा है मैंने, वो कितना लिखा है, वो मैंने लिखा है 50 मीटर। एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं, यहां पे 10 मीटर लिखा है, यहां पे 50 मीटर लिखा है। तो जिसकी प्रबलता अधिक होगी, सॉरी, जिसका आयाम अधिक होगा उसकी प्रबलता भी क्या होगी, अधिक होगी। जिसका आयाम कम होगा उसकी प्रबलता क्या होगी, कम होगी। तो प्रबलता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयाम। एंड एक और चीज क्या बताई थी, तारत्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवृत्ति। तो ये दो आपको कॉन्सेप्ट याद रखने हैं कि भैया आयाम पर डिपेंड करती है प्रबलता और आवृत्ति पर डिपेंड करती है तारत्व, ठीक है। और तीव्रता तो प्रति सेकंड गुजरने वाली जो आपकी ध्वनि होती है वो तीव्रता कहलाती है। चलिए तारत्व देखते हैं। तो तारत्व क्या होता है, आपको पता चलेगा तारत्व क्या होता है। हाँ, तो ध्वनि का मस्तिष्क द्वारा जो अनुभव किया जाता है उसे ही बोलते हैं तारत्व। और ये जो तारत्व होता है, आप देखोगे तो तारत्व में आवाज़ पतली या मोटी सुनाई देती है और ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। आपको मैंने बता भी दिया था किस प्रकार से अनुभव करता है। तो मस्तिष्क जिस प्रकार से आपकी संवेदन करता है ध्वनि को, वही तारत्व कहलाता है।
फिर एक और अभिलक्षण है जिसे बोलते हैं गुणता। गुणता क्या होती है? जब समान प्रबलता और समान तारत्व की ध्वनियां आ जाएं, मतलब जिनका प्रबलता भी समान हो, जिनका तारत्व भी समान हो, लेकिन उन दोनों ध्वनियों में अंतर करना हो। जैसे मान लो मैं गिटार पे बजाता हूं सा, क्या बजाता हूं? गिटार पे सा बजाता हूं, और इसी को हारमोनियम पे भी बजाता हूं। अब जो सा है उसकी तारत्व भी समान है और प्रबलता भी समान है, दोनों समान है, तारत्व और प्रबलता समान है, लेकिन फिर भी आप एक डिफरेंस बता सकते हो कि भैया ये जो सा है वो गिटार से निकला है और ये जो सा है वो हारमोनियम से निकला है। कैसे बता पाते हो? अगर आप बताना चाहो कि भैया ये सा कहां से निकला है तो गिटार से निकला है, ये सा कहां से निकला है तो हारमोनियम से निकला है, ये किस वजह से बता पाते हो? तो ये आप बता पाते हो गुणता की वजह से। तो जब समान प्रबलता और समान तारत्व की दो ध्वनियां होती हैं और उनमें अंतर करना होता है तो गुणता का प्रयोग किया जाता है, और आपके सगे संबंधियों की आवाज जो होती है वो इसी के माध्यम से आप समझ पाते हो, क्योंकि समान प्रबलता और समान तारत्व की ध्वनियां तो निकाली जा सकती हैं, लेकिन गुणता की वजह से उन सब में अंतर किया जा सकता है। और इसी की वजह से आपके संसार में प्रत्येक व्यक्ति की आवाज जो होती है वो अलग होती है दूसरों व्यक्ति से। क्यों होती है? क्योंकि उसकी गुणता जो आवाज की होती है वो अलग होती है। फिर उसके बाद एक तीरी मारकर में आपका पूछा जा सकता है प्रतिध्वनि। क्या होती है प्रतिध्वनि? होता क्या है कि आपका जैसे आप बोलते हो तो एक बड़ा माध्यम मान लो आपका आ गया बीच में, आपने यहाँ से बोला कोई चीज़ को, यहाँ पे एक पहाड़ है, यहाँ से बोला तो आप बोलोगे, आप कोई भी चीज़ बोलो, मैं मान लो आपके बाबू का नाम पुकारो तो आप बोलोगे बाबू, तो वहाँ से लौट के आती बाबू 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 बाबू। तो इस प्रकार से आपको क्या हो रहा है भैया? ध्वनि इस बड़े पृष्ठ से टकराकर वापस लौटकर आ रही है और आपके कानों में खुद वही सेम टू सेम प्रतिलिपि सुनाई दे रही है। तो ध्वनि के परावर्तन के कारण होता क्या है कि ध्वनि के परावर्तन के कारण जो उत्पन्न होती है दूसरी ध्वनि, जो प्रतिलिपि ध्वनि उत्पन्न होती है, जो श्रोता आपको सुनाई देने लगती है, वो क्या कहलाती है? प्रतिध्वनि कहलाती है। और ये श्रोता, और इसे सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक पृष्ठ के मध्य कितनी दूरी होनी चाहिए? तो 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपके सिलेबस में दो शब्द दे रखे हैं। पहला शब्द दे रखा है शोर, दूसरा शब्द दे रखा है संगीत। तो शोर और संगीत में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। शोर संगीत बन जाता है, सॉरी संगीत शोर भी बन जाता है अगर उसकी क्या हो जाए, ध्वनि जो है कर्ण को अप्रिय लगने लगे। तो शोर क्या होता है? ध्वनि जो कर्ण को अप्रिय लगे। उत्पत्ति ऐसे होती है जब वस्तु जो होती है अनियमित रूप से कंपन करने लगे, जैसे भीड़ में, कारखाने में, इस प्रकार से। वही संगीत क्या होता है? जब ध्वनि जो है कर्ण को प्रिय लगे और उत्पत्ति किसी वस्तु के नियमित कंपन से हो, तो उसके लिए बोलते हैं अपन इसको, ठीक है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपके जो डीसी फैक्टर हैं वो पूरे के पूरे कंप्लीट हुए। अब उसके बाद हम संभावित प्रश्न पे जाएंगे और संभावित प्रश्न के बाद हम क्या करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट पर जाएंगे, ठीक है। तो ये अपन करेंगे अगले लेक्चर में। यहाँ तक आप देख लीजिएगा, और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।